हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विदेश नीतियाँ पहले की और बाद की। 1818 तक अंग्रेजों ने पंजाब और सिंध को छोड़कर लगभग पूरे भारत को जीत लिया था। उनका विलय भी केवल समय की बात थी। साम्राज्य निर्माण की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अंग्रेजों ने राज्य की मजबूती के लिए दोहरी नीति का पालन किया, अर्थात एक उपयुक्त प्रशासन प्रणाली की शुरुआत की और नए विजित देशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की व्यवस्था करना। बाद का प्रयास सीमांत और विदेशी नीति का गठन करता है। क्या 1947 से पहले भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति थी? समर्थन में निम्नलिखित तर्क कुछ हद तक व्याख्या करते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के तहत एक था अफगानिस्तान और फारस ईरान पर आक्रमण और लंबे समय से चले आ रहे सीमावर्ती कबीलों के लूटपाट अभियान में ब्रिटिश शासन के सुदृढ़ीकरण के साथ समाप्त हो गए। साम्राज्य का एक बड़ा और मजबूत घटक होने के नाते ब्रिटिश विदेश नीति के निर्माण में भारत का हमेशा कुछ महत्व था। भारत और इंग्लैंड के बीच की दूरी के कारण भारत की विदेश नीति के निर्माण में भारत की ब्रिटिश सरकार के पास हमेशा कुछ विवेक और कुछ हद तक पहल थी। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में ब्रिटिश साम्राज्य के हित भारत के साथ मेल खाते थे, जैसे कि रूस, फारस और चीन शामिल थे, जिन्होंने भारत की विदेश नीति के विकास को बढ़ावा दिया। इन तर्कों के बावजूद हमें याद रखना चाहिए कि भारत एक उपनिवेश था। औपनिवेशिक सरकार की विदेश नीति राजनीतिक गतिविधियों को भले ही भारत की विदेश नीति कहा जाता है, लेकिन अंग्रेजों के अधीन भारत की विदेश नीति की अवधि आमतौर पर यह माना जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों के संबंध स्थापित करके अपनी विदेशी नीति को विकसित करना शुरू किया। सर्वोच्च ब्रिटिश शक्ति द्वारा नियंत्रित होने के लिए इन राज्यों को अपने विदेशी संबंधों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया था। अन्य प्रारंभिक बिंदु 1818 है, जिसने कंपनी द्वारा जज के समकेन के युग का उद्घाटन किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून के संदर्भ में 1858 से 1859 में एक कंपनी के ब्रिटिश ताज का सत्ता का हस्तांतरण था, जिसने भारत की विदेश नीति को एक स्वतंत्र चरित्र दिया। विदेश नीति, इसका मूल्यांकन निम्नलिखित उपशीर्षकों के तहत किया जा सकता है। उत्तर पश्चिमी सीमांत नीति, सिंध 1843, पंजाब 1849 के विलय ने अंग्रेजों को पहाड़ी जनजातियों के सीधे संपर्क में ला दिया। हालांकि पहाड़ी जनजातियों व्यवहारिक रूप से स्वतंत्र थी, काबुल के अमीर के प्रति केवल नाम मात्र की निष्ठा के कारण और अक्सर बड़े पैमानों पर छापे मारने और ब्रिटिश भारतीय सीमाओं क्षेत्रों को लूटने में लिप्त थी। चूँकि उत्तर पश्चिम सीमांत दो अलग अलग प्रांतीय सरकारों अर्थात पंजाब और बॉम्बे के अधीन था, इसलिए सीमांत प्रशासन और जनजातियों के साथ संबंधों के संचालन के दो अलग अलग तरीके विकसित हुए। सीधा सिंध सीमा पर, जहाँ घाटियाँ पंजाब की तुलना में चौड़ी और कम टेढ़ी मेढ़ी थी, जहाँ खेती की जमीन कबीलाई क्षेत्रों के बहुत करीब नहीं थी, बंद सीमा प्रणाली को अपनाया गया था। इस प्रणाली के तहत सीमा पर गश्त की जाती थी और सीमा पार के किसी भी आदिवासी को बिना पास के ब्रिटिश क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। दूसरी ओर पंजाब सीमा को खुली सीमा रखा गया था। इसकी सुरक्षा के लिए सकरे दर्रे की सुरक्षा के लिए किले और चौकियां बनाई गई थी। प्रारंभिक चरण के दौरान लॉर्ड डलहौजी की यह नीति थी जिसने सीमांत को नियंत्रित कर रखने के लिए एक उभय रणनीति का रूप में कार्य किया। लूट और हत्या के लिए सजा के रूप में जुर्माना लगाया गया था। कुछ सीमाओं के भीतर संकट रखने के लिए अवरोध और जनजातियों के विरुद्ध अभियानों का नेतृत्व किया गया था, जिन्होंने सामूहिक लूट और भगदड़ मचाई। दंडात्मक अभियान और नाकाबंदी भेजने की नीति को कसाई और बोल्ड नीति के रूप में वर्णित किया गया था। 1849 और 1893 के बीच इस तरह के 42 अभियान चलाए गए। डुरंड रेखा 1893, लॉर्ड लैंसडाउन के आग्रह पर मॉर्टिमर डुरंड को काबुल के अमीर के साथ एक सीमा समझौते पर बातचीत करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसमें
सीमा पर जनजातियों के संबंध में काबुल सरकार की जिम्मेदारी हमेशा के लिए तय हो गई थी। इसने आदिवासी क्षेत्रों को अफगान और अंग्रेजों के बीच विभाजित कर दिया गया था। इसके अलावा यह समझौता क्षेत्र में संचार के विकास के लिए अंग्रेजों के लिए मददगार साबित हुआ। करों के संग्रह के लिए विशेष रूप से नमक कर और उसके रीति रिवाजों में दखल दे रहे हैं। बाद में लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल 1899 से 1905 में ब्रिटिश भारतीय नियमित सैनिकों की वापसी का प्रस्ताव रखा और उनके स्थान पर आदिवासी लेवी के निकायों को प्रस्थापित किया। साथ ही प्रशासनिक दक्षता और प्रभावी नियंत्रण के लिए उन्होंने एक नया प्रांत बनाया, जिसे उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के रूप में जाना जाता है। दूसरा, फारस की खाड़ी। फारस अरब सागर के तट और फारस की खाड़ी का क्षेत्र ब्रिटिशों के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसमें भूमि और समुद्र के माध्यम से भारत तक पहुंचने के लिए मार्ग शामिल थे। दो अफगान युद्धों के बाद 1907 की संधि फारस को ब्रिटिश और रूसी क्षेत्रों में विभाजित किया। हालांकि इस क्षेत्र में जर्मन प्रभाव में वृद्धि, 1917 में रूसी क्रांति, 1921 में फारसी स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए तख्तापलट, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में महाशक्तियों के बीच लगातार युद्ध हुआ। समुद्री मार्ग पर अंग्रेजों में सामरिक क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया। ऐसे स्थानों पर महत्वपूर्ण मॉरिशस, जंजीबार, मस्कट, बहरीन, कुवैत, ओमान आदि शामिल थे। तिब्बत से कोई खतरा नहीं होने का एक ऐसा राज्य जिसने युद्ध जैसी गतिविधियों को छोड़ दिया था, और चीन उस समय सैन्य रूप से कमजोर था। तिब्बत में ब्रिटिश रुचि पूरी तरह से व्यावसायिक थी। वारेन हेस्टिंग्स ने इस क्षेत्र में गहरी व्यावसायिक रुचि दिखाई और 2 मिशन भेजे, एक 1774, दूसरा 1783 में। लेकिन अलगाववादी और संदिग्ध शासक दलाई लामा ने व्यापारिक संबंध स्थापित करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बाद में कर्जन ने तिब्बत को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने का निश्चय किया। हालांकि इंग्लैंड में सरकार तिब्बती मामलों में किसी भी हस्तक्षेप को मंजूरी देने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन कर्जन 1904 में फ्रांसीसी हैंग्सबैंड को तिब्बत भेजने की अनुमति लेने में सक्षम थे। 1911 में चीनी क्रांति के बाद दलाई लामा ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। अंग्रेजों ने तिब्बत को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देने के बजाय 1913 में शिमला में एक त्रिपक्षीय सम्मेलन में चीन और तिब्बत के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया और तिब्बत और ब्रिटिश भारत के बीच सीमा तय करने का फैसला किया, जिसका नाम हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया। नेपाल उत्तर पश्चिमी सीमांत और तिब्बत के बीच छोटी छोटी रियासतों की एक श्रृंखला थी। इस क्षेत्र में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ यह छोटी छोटी रियासतें अंग्रेजों के संपर्क में आई। उनमें से पहला पश्चिमी और नेपाल का हिंदू गोरखा साम्राज्य था। गोरखा ने 1816 में सगौली की संधि द्वारा कुमाऊं, गढ़वाल और सिमल पहाड़ी क्षेत्रों पर अंग्रेजों के कब्जे को स्वीकार कर लिया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश भारत को उत्तर से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हिमालय के उच्च श्रेणियों पर निर्भर नहीं थे। उनके लिए नेपाल राज्य भारत और तिब्बत या चीन के बीच एक स्थिर और सुरक्षित बफर था। नेपाल ने अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी भावना का मनोरंजन करने का कोई संकेत नहीं दिखाया। उनके बीच संबंध शांतिपूर्ण, सहिष्णुता और विश्वास के थे। इसके अलावा बिना किसी औपचारिक गठबंधन संधि के नेपाली सरकार ने अपनी विदेशी नीति को ब्रिटिश हितों के अनुरूप ढाला। सिक्किम तिब्बती भिक्षु द्वारा सभ्य और उसके कुलीन परिवार द्वारा शासित सिक्किम एक स्वतंत्र देश था। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों पर गोरखाओं ने अस्थायी रूप से इस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। हालांकि अंग्रेजों ने अपनी स्वतंत्रता को बहाल कर दिया और 1861 में तिब्बत की इच्छाओं के खिलाफ इसे अपना रक्षक घोषित कर दिया। भूटान गरीब होने के नाते भूटानी अक्सर धन लूटने के लिए मैदानी इलाकों में धावा बोलते थे। जब उन्होंने कूच बिहार के राजा का अपहरण कर लिया तो एक ब्रिटिश रक्षक था वारेन हेस्टिंग्स ने भूटान पर हमला किया और भूटानियों की हार के परिणामस्वरूप भूमि की एक छोटी सी पट्टी को ब्रिटिश क्षेत्रों में मिला लिया। सीमा पर इस तरह की गतिविधियों से क्षुब्ध अंग्रेजों ने दमन और प्रतिशोध की नीति का परिचय दिया और यंग हस्बैंड अभियान 1904 से 1906 में अपना अधिकार स्थापित किया। भूटानियों ने पूर्ण समर्थन की पेशकश की। अंत में चार्ल्स बेल के प्रयासों के माध्यम से पुनाखा 1910 में एक मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसने ब्रिटिश नियंत्रण में रखे गए विदेशी संबंधों को छोड़कर सभी मामलों में भूटानी शासक को संप्रभु के रूप में मान्यता दी।
उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसियाँ भूटान और बर्मा के बीच का पहाड़ी क्षेत्र पहाड़ी जनजातियों द्वारा बसा हुआ था। मजबूत और युद्ध जैसी भावनाओं का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अपने गरीबी को कम करने के लिए मैदानी इलाकों पर दावा बोल दिया। विशेष रूप से 1826 के बाद जब आसाम को भारत में मिला लिया गया था, शामिल किया गया था, तो उनके शिकारी हमले ब्रिटिश प्रशासन के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गए। उन्हें शांत करने के लिए भारत सरकार ने उन्हें उपहार देने और सुरक्षा की गारंटी देने की नीति अपनाई। जब ब्रिटिश सीमा पर श्रृंखलाओं के जल क्षेत्र तक पहुंची तो उन्होंने चौकियों की एक श्रृंखला स्थापित की और तिब्बती सरकार को उस रेखा को मान्यता दी जिसे मैकमोहन रेखा के रूप में जाना जाता है। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत का पूर्वी पड़ोसी बर्मा एक विस्तृत साम्राज्य था। हालांकि इसकी विजय ने पूर्व में थाईलैंड पर अपनी सीमा बढ़ा दी। हालांकि पश्चिम से मणिपुर और असम और बर्मा के अतिक्रमणों के कारण बर्मा के साथ 3 बड़े युद्ध हुए। 1824 से 26 पहला, 1852 से में दूसरा, 1885 में अंतिम, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने पूरे बर्मा पर विजय प्राप्त की। निष्कर्ष: उपरोक्त विदेश नीति के रूप के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित व्यापक निष्कर्ष निकलते हैं। ब्रिटिश भारतीय विदेश नीति को काफ़ी हद तक इस तथ्य से आकार दिया गया था कि एशिया की में 2 महान शक्तियाँ थी, अर्थात रूस और चीन, और एक निश्चित समय में इन संबंधों ने भारत में राजनीतिक विकास को निर्धारित किया। भारत में ब्रिटिश सत्ता एक प्राकृतिक सीमा की तलाश में अपने साम्राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेजी से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रही थी। हालांकि विदेश नीति के विकास में रूसी संकट 19वीं शताब्दी के दौरान एक महत्वपूर्ण कारण था। भारत की भौगोलिक स्थिति उसकी विदेश नीति का एक अन्य निर्धारक कारक थी। भारत छोटे छोटे राज्यों से घिरा हुआ था जो अपने आप में भारत की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं था, लेकिन सैन्य रूप से कमजोर होने के कारण उन्होंने रूसी जैसी विदेशी शक्तियों को अपने ऊपर हमला करने के लिए ललचाया और परिणाम स्वरूप भारत के लिए खतरा पैदा हो गया। इसके अलावा भारत की सीमा रेखा युद्ध जैसी जनजातियों द्वारा बसाई गई, जो सीमा की शांति के खतरे में डालती है, जिससे यह कमजोर और अच्छा की कमजोर रेखा बन जाती है। भारत में ब्रिटिश नीतियों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि अंग्रेजों ने राज्य प्रशासन को संगठित करके यह सुनिश्चित करने में गहरी रुचि ली कि भारत को किसी भी विदेशी आक्रमण का सामना नहीं करना पड़े। कुल मिलाकर अभी तक यह याद रखना होगा कि भारत में अंग्रेजों की पूरी विदेश नीति ब्रिटेन की विश्वव्यापी साम्राज्यवादी हितों की रक्षा के लिए निर्देशित थी। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें।